हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। हम सभी लोग एग्रीकल्चर की एक सीरीज़ कर रहे हैं जो विभिन्न स्टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसजीटीए, पीसीएस के तहत होने वाला एसटीए, जेआरएफ वगैरह, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह करीब 400 से 500 क्वेश्चंस की एग्रोनॉमी से संबंधित सीरीज़ है। फिर इसके आगे हम अन्य विषय से संबंधित सीरीज करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 247। पिछला हमारा क्वेश्चन था 246, जिसमें हमने सबमर्ज्ड मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन किसके द्वारा किया जाता है, तो जीवाणुओं के द्वारा। हमने इस पर भी चर्चा कर ली थी विस्तृत रूप से। अब आगे बढ़ते हैं। एरोइंग कहते हैं, एरोइंग जो है कहते हैं गन्ने में कल्लों के फुटान को, गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को, गन्ने में धनुष जैसी आकृति को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं, तो गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहा जाता है। जब गन्ने में पुष्पक्रम निकलने लगते हैं तो उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, एरोइंग कहेंगे। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए पर्णहरित में किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, बोरान। तो इसमें से क्या आवश्यक होता है, मैग्नीशियम। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पर्णहरित की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित अनिवार्य होती है, तो मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है या इससे संबंधित अन्य संभावित प्रश्नों पर बात करते हैं। तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, मान लेते हैं जो सूर्य है ये, इससे जो किरणें आती हैं, तो ये हम मान लेते हैं हमारा पौधा है। तो ये जो प्रकाशिक ऊर्जा है उसकी, यह जो प्रकाशीय जो किरणें हैं, प्रकाशीय ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा को जो हमारे पौधे हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये सभी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधे सूर्य से प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा CO2 व जल के जैसे साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पर बात कर ली। अब इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है या कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी एक ऐसी गैस है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन। या किससे निकलती है, तो जल से निकलती है, जल से मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से कौन कार्य करते हैं, अगर पूछा जाए कच्चे माल के रूप में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से चीज़ें कार्य करती हैं, तो हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे माल के रूप में कार्य करेगी, हमारा जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। जैसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से एक चीज़ आवश्यक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप कोशिका में जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है। यह भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। जल का क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। जिसका अर्थ यह हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन को खो देता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, तात्पर्य यह है कि यह इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन से आपका इतना तात्पर्य इतना मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन आप इसे फिलहाल समझ लीजिए। यह जल को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जल को किस में परिवर्तित करता है, तो जल जो है आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, या ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि किससे ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो जल से मुक्त होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह आपकी ग्लूकोज में परिवर्तित होगी।
यह भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किस में परिवर्तित होती है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है, तो जल से मुक्त होती है। जो ग्लूकोज होता है हमारा अणुओं के भीतर ऊर्जा संग्रहित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण से हमने महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर ली, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए जो क्लोरोफिल होता है पराहरित होता है, उसमें किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है, तो मैग्नीशियम के लिए। ऑक्सीकरण किससे, जल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। किससे मुक्त होती है, तो जल से मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो यह ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे अणुओं के भीतर ऊर्जा संग्रहित होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण, प्रोटीन तथा पानी के उपापचयन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किस पोषक तत्व की कमी होने पर संभव नहीं है, तो बोरान। अरोड़ा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि अरोड़ा जो है किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है, तो अरंडी की उत्परिवर्तित म्यूटेशन किस्म है यह। अरोड़ा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है, तो अरंडी की उत्परिवर्तित किस्म है। निम्नलिखित मृदाओं में से सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता CEC वाली मृदा कौन सी है, तो मृत्तिका दोमट। बलुई दोमट नहीं है, लोमी सैंड नहीं है, दोमट नहीं है, मृत्तिका दोमट है जो सर्वाधिक धनायन विनिमय करती है या क्षमता रखती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा एक ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? अरोड़ा अंतरा स्पीशीज संकर, अरोड़ा जो है अंतरा स्पीशीज संकर, जगन्नाथ उत्परिवर्तन, जया अंतरा किस्म संकर, पूसा जय किसान, सोमा क्लोनल। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अरोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। अरोड़ा अंतरा स्पीशीज संकर या नहीं है, अंतरा स्पीशीज संकर नहीं है। जगन्नाथ उत्परिवर्तन है। जया अंतरा किस्म संकर है। जो पूसा जय किसान या सोमा क्लोनल है। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अंकुरण के दौरान रेडिकल व प्लूमूल का विकास से होता है, किससे होता है, तो भ्रूण से होता है। अंकुरण के दौरान रेडिकल व प्लूमूल का विकास किससे होता है, तो भ्रूण से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एंटीसेंसेंट पॉलीहार्मोन है, एंटीसेंसेंट पॉलीहार्मोन कौन सा है, एंटीसेंसेंट पॉलीहार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, जिब्रेलिन। तो इसमें कौन सा है, जिब्रेलिन है। हमने पादप हार्मोन्स पर बात कर ली है कि कौन सा, ऑक्सिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, जिब्रेलिन क्या है, एथाइलिन क्या है। ये सभी हार्मोन जो हैं वृद्धिवर्धक हार्मोन है। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, वृद्धिवर्धक, एक वृद्धिरोधक। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये सभी पादप वृद्धिवर्धक हार्मोन है। एथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो कोशिकाओं के विभाजन में साइटोकाइनिन मदद करता है। ऑक्सिन क्या करता है, यह वृद्धि करने का कार्य करता है, पौधों में वृद्धि में सहायक होता है। निम्नलिखित पौधों में से किस पौधों में प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता है? मक्का में प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित पौधों में से किस पौधे में प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता है, तो मक्के में नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश शोषण क्या है या इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में कई प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहे हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रकाश शोषण है क्या? प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्थिरीकृत कार्बन की हानि होती है। प्रकाश शोषण की क्रिया में क्या होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, किसके रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्थिरीकृत कार्बन की हानि होती है। किसकी हानि होती है, तो जो स्थिरीकृत कार्बन होता है उसकी हानि होती है। स्थिरीकृत कार्बन की हानि होती है। ये तमिलनाडु PCS में प्रश्न आया हुआ है। स्थिरीकृत कार्बन की हानि होती है। ऑक्सीकरण व प्रकाश संश्लेषी कार्बन चक्र भी इसे कहा जाता है। तो जो इसे किस नाम, प्रकाश शोषण की जो क्रिया होती है इसे किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सीकारक प्रकाश संश्लेषी, किस नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सीकारक प्रकाश संश्लेषी कार्बन चक्र, प्रकाश संश्लेषी
प्रकाश संश्लेषी कार्बन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। स्थिरीकृत जो कार्बन है ऑक्सीकारक प्रकाश संश्लेषी कार्बन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रक्रिया अगर पूछा जाए यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है तो हरित लवक, सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, पराक्सीसोम इनसे संबंधित होती है। यह प्रक्रिया जो कहाँ होती है तो हरित लवक, सूत्रकणिका, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। हम अभी इन पर यह भी बता सकते हैं कि आपको किस पेपर में आए। माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, तो यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक, सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, पराक्सीसोम, इन सब में प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश श्वसन का अगर उत्पाद पूछा जाए क्या है, प्रकाश श्वसन का उत्पाद कौन सा है या कौन सा उत्पाद बनता है प्रकाश श्वसन की क्रिया के दौरान, तो फास्फोग्लाइसरेट बनता है। क्या बनता है? तो फास्फोग्लाइसरेट बनता है। फास्फोग्लाइसरेट बनता है। फास्फोग्लाइसरेट बनता है। प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को प्रभावित करती है, अर्थात उसे कम करने का कार्य करती है। कौन से पादप ऐसे हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से पादप ऐसे हैं जो प्रकाश श्वसन की क्रिया करते हैं, तो C3 प्लांट, C3 जो पौधे होते हैं, C3 जो पौधे होते हैं ये प्रकाश श्वसन की क्रिया करते हैं। प्रकाश श्वसन की जो क्रिया करते हैं कौन करते हैं, तो C3 प्लांट करते हैं। C3 प्लांट के कौन से उदाहरण हैं, तो गेहूं हो गया, जई हो गया। तो हम एक बार फिर से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता है, तो मक्के में जो है प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब प्रकाश श्वसन है क्या, तो प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्थिरीकृत कार्बन की हानि होती है। किस कार्बन की हानि होती है, तो जो स्थिरीकृत कार्बन होता है उसकी हानि होती है। ऑक्सीकारक, इसे हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीकारक प्रकाश संश्लेषी चक्र के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण से कौन से चीज़ें संबंधित हैं, हरित लवक, सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम। अगला हमारा तथ्य क्या है, तो प्रकाश श्वसन का जो उत्पाद के बारे में अगर पूछा जाए तो फास्फोग्लाइसरेट बनता है। फास्फोग्लाइसरेट क्या बनता है, तो प्रकाश श्वसन का उत्पाद है। यह प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को भी प्रभावित करती है, अर्थात उसे कम करने का कार्य करती हैं। किस में होते हैं, किस प्रकार के पौधे में होती हैं, तो C3 प्लांट्स में होते हैं। C3 प्लांट्स में होते हैं। अब हमने इन सब पर चर्चा कर लिया। अभी इन सब को देख लेते हैं। C3 या प्रश्न भी देखे जाते हैं कि C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, ये सब क्या है, तो इनको हम देखते हैं, इन पर बात करते हैं। पादप के प्रकारों पर बात कर लेते हैं, इसे हम साइड कर लेते हैं और पादप के प्रकारों पर बात करते हैं। पादप कितने प्रकार के होते हैं? C3 प्लांट्स हो गए, ठीक है, कैम प्लांट्स हो गए, ये सभी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैम प्लांट का उदाहरण है, या C3 प्लांट का उदाहरण है, या फिर C4 प्लांट का उदाहरण है, तो कैम प्लांट्स हो गए। फिर हो गए C4 प्लांट, C4 पादप। तो C3 प्लांट किसे कहते हैं? C4 प्लांट्स में जो होती हैं पुच्छल कोशिकाएं पाई जाती हैं, पुच्छलाद कोशिकाएं पाई जाती हैं। C4 प्लांट की क्या विशेषता है, तो इसमें पुलच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें पुलच्छद कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं, इसमें पुलच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं। किंतु इसमें अगर बात करें C3 प्लांट में तो यह पुलच्छद कोशिकाएं नहीं पाई जाती। पुलच्छद कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, किसकी विशेषता है, तो C4 प्लांट की विशेषता है। या C3 प्लांट में नहीं पाई जाती। यह पर्ण मध्यस्थक कोशिकाएं हैं जिनके बीच में अधिक स्थान होता है, इस प्रकार यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह पर्ण मध्यस्थक कोशिकाएं होती हैं। C3 में क्या होता है, तो पर्ण मध्यस्थक कोशिकाएं होती हैं, पर्ण मध्यस्थक कोशिकाएं होती हैं, पर्ण मध्यस्थक कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच में अधिक स्थान होता है। अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो गेहूं हो गया, जई हो गया, ये सभी C3 प्लांट के उदाहरण हो गए। अगला हमारा कैम प्लांट। कैम प्लांट किसे कहते हैं,
इसमें मोटी पत्तियाँ, अपेक्षाकृत इसमें मोटी पत्तियाँ होती हैं। कैम प्लांट में क्या होता है, मोटी पत्तियाँ होती हैं। मोटी पत्तियाँ हो गई इनकी विशेषता। बाहरी उपत्वचा, बाहरी उपत्वचा, बाहरी उपत्वचा हो गया। अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, घिक्वार हो गया, ये सभी कैम प्लांट के उदाहरण हैं। कैक्टस, घिक्वार, जैसे नागफनी हो गई, ये कांटे इसके शरीर से निकले, इसके तने से कांटे निकले रहते हैं। सूखा रोधक एक प्रकार का पौधा है। अब हम बात करते हैं C4 प्लांट की। तो C4 प्लांट क्या है, इन पर हम बात करते हैं। C4 मार्ग का उपयोग केवल 3% सहोनी पादपों द्वारा किया जाता है। इसके उदाहरण आमतौर पर बहुत पूछे जाते हैं। अन्य जो तथ्य हैं वो आप काफ़ी बड़ी परीक्षा जैसे PCS वगैरह इनके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसमें जो अपने स्टेट लेवल एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम है, इनके लिए सिर्फ उदाहरण ही बहुत महत्वपूर्ण है जो कई बार पूछे गए हैं। जैसे अगर बात की जाए C4 पादप के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया। आप इन्हें याद रखिए बस। गन्ना, ज्वार, मक्का C4 प्लांट के उदाहरण हैं। एक बार हम शुरू से चर्चा कर लेते हैं। पादपों को कितनों भागों में बांट सकते हैं, C3 प्लांट, कैम प्लांट, C4 प्लांट। तो C3 प्लांट जो हैं वो क्या है, इसमें C4 पादपों के समान पुलाच्छद कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जो पुलाच्छद कोशिकाएं हैं या C3 प्लांट में नहीं पाई जाती। इसमें पड़ मध्योतक कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच अधिक स्थान होता है। इसमें पड़ C3 प्लांट में क्या होता है, पड़ मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो गेहूँ हो गया, जय हो गया। अब हम कैम प्लांट की बात करते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हैं, तो कैक्टस हो गया, घिक्वार हो गया, नागफनी हो गया। इनकी मोटी पत्तियाँ पाई जाती हैं। इनकी बाहरी उपत्वचा हो गई, चिकनी होती है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करती है। C4 प्लांट की अगर बात करें, पृथ्वी पर लगभग 5% पादप C4 पादप, कितने परसेंट, लगभग 5% पादप लगभग C4 पादप हैं। अगर C4 पादपों के उदाहरण की बात करें तो गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सभी इस प्रकार के उदाहरण हैं। ये अत्यधिक प्रचलित हैं जो आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक है। हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में किया गया है। जो टर्मिनेटर तकनीक है इसका प्रयोग किस फसल में किया गया है, तो कपास में किया गया है। अगर बात की जाए टर्मिनेटर तकनीक का विकास किसने किया है, तो मोनसेंटो कंपनी के द्वारा यह विकसित की गई। किसके द्वारा विकसित की गई, तो मोनसेंटो कंपनी के द्वारा, मोनसेंटो कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में किया गया है, तो टर्मिनेटर जो तकनीक है वह हमारी कपास फसल से संबंधित है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो मोसेंटो कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। कपास, दिग्विजय, सोयाबीन, ब्राग, मूंगफली, AK, 12 से 24, सूरजमुखी, प्रभात। तो इसमें यह आपका सूरजमुखी जो प्रभात है यह सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य अतिरिक्त जो 3 है वह सुमेलित हैं। तो अगर हम बात करें प्रभात, यह किस्म किसकी है, यह अरहर की किस्म है। प्रभात किसकी किस्म है, प्रभात जो है अरहर की किस्म है। किस प्रकार की किस्म है, तो यह शीघ्र पकने वाली किस्म है। अरहर की जो किस्म है यह शीघ्र पकने वाली किस्म है। किस्में पूछी जाती हैं। कपास जो है, दिग्विजय जो है किसकी किस्म है, किस फसल के संबंधित है, तो कपास से संबंधित है। ब्राग सोयाबीन से। आप याद कैसे रखेंगे, ब्राग, बी से ब्राग, बी से बीन, तो बीन क्या, सोयाबीन, बी से ब्राग, बी से क्या, बीन, तो सोयाबीन हो गया। दिग्विजय कपास, ब्राग सोयाबीन, AK 12 से 24 ये मूंगफली हो गया। सूरजमुखी किस्म प्रभात यह नहीं, ये गलत है। प्रभात किसकी किस्म है, अरहर की। कैसी किस्म है, तो शीघ्र पकने वाली किस्म है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मृदा में कौन सा कैसन ज़्यादा समूहन की क्षमता रखता है।
कौन सा एक ऐसा कैसन है जो ज़्यादा समूहन की क्षमता रखता है? तो एल्युमिनियम जो है ज़्यादा कैसन की क्षमता रखता है। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है? क्ले मिट्टी में कौन से धनायन की अधिशोषण की क्षमता अन्य के मुकाबले कम होती है? हाइड्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो सोडियम की जो होती है क्ले मिट्टी में कौन से धनायन की अधिशोषण की क्षमता अन्य के मुकाबले में कम होती है? तो सोडियम की कम होती है। काली कपास मृदा में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? काली कपास मृदा जो होती है कौन सी, इसमें किस खनिज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो मोंटमोरिलोनाइट की जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोंटमोरिलोनाइट की जो है काली कपास मृदा में प्रचुर मात्रा में खनिज जो है पाया जाता है। जो अब यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी मृदा है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? तो काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम। अच्छा, काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे मान लेते हैं यह हमारा भारत का नक्शा है। एक मिनट ज़रा हम इसको बना लेते हैं ऐसे ही शॉर्ट टर्म के लिए, आप लोगों की समझ के लिए, बस ऐसे ही। ये भारत का नक्शा है। तो अगर बात की जाए काली कपास मृदा कहाँ पाई जाती है, तो दक्कन के पठारी इलाकों क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में अधिक मात्रा में यह मृदा, इन सब क्षेत्रों में अधिक मात्रा में काली मिट्टी जो है इसका फैलाव अधिक है। तो काली कपास मृदा जो है इसमें कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोंटमोरिलोनाइट। काली मिट्टी किस फसल से संबंधित है या किस फसल के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है? तो कपास। जलाभाव की परिस्थिति में, वाटर लॉस की परिस्थिति में धान का पौधा नत्रजन को किस रूप में लेता है? अमोनियम आयन के रूप में लेता है। जलाभाव की परिस्थिति में धान का पौधा नत्रजन को किस रूप में लेता है? अमोनियम आयन के रूप में। नाइट्रोजन के रूप में नहीं, नाइट्राइट के रूप में नहीं, नाइट्रेट आयन के रूप में नहीं। कौन सा खनिज फास्फेट का जो है अच्छा स्रोत है? एपेटाइट। फास्फेट का कौन सा खनिज फास्फेट का अच्छा स्रोत है? तो एपेटाइट जो है फास्फेट का अच्छा स्रोत है। पीडीएम 11 किस्म जो है किससे संबंधित है या किसकी है, किस फसल की है? उड़द की नहीं है, अरहर की नहीं है, लोबिया की नहीं है, तो यह मूंग की है। सामान्यतः वर्षा तीव्रता कहाँ पर अधिक पाई जाती है? सामान्यतः जो है वर्षा तीव्रता कहाँ पर अधिक पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के आसपास। तो भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा की तीव्रता है जो अधिक पाई जाती है। पृथ्वी जैसे हमारी गोल होती है, तो यह हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये भूगोल का विषय है तो इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। कौन से मृदा गढ़ सॉइल आर्डर में डायनोस्टिक होराइजन्स नहीं पाए जाते हैं? कौन से मृदा गढ़ में डायनोस्टिक होराइजन्स नहीं पाए जाते हैं? तो मोलिसोल्स, एंटीसोल्स, एंडीसोल्स, एरिडोसोल्स। तो इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? तो एंटीसोल्स जो हैं वह नहीं पाए जाते हैं। कौन से मृदा गढ़ में डायनोस्टिक होराइजन्स नहीं पाए जाते हैं? तो एंटीसोल्स नहीं पाए जाते हैं, मोलिसोल्स पाए जाते हैं, एंडीसोल्स पाए जाते हैं, एरिडोसोल्स पाए जाते हैं। कौन से तत्व का आवश्यकता से ज़्यादा उद्ग्रह विलासिता उपभोग कहलाता है? क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। तो इसका कौन कौन? नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, जस्ता। तो पोटास इसमें सही उत्तर होगा इसका। मृदा अपरदन में मिट्टी के कण जो सैलाइसन प्रक्रिया द्वारा ले जाए जाते हैं उनका आकार क्या होता है? मृदा अपरदन में मिट्टी के कण जो साल्टेशन प्रक्रिया द्वारा ले जाए जाते हैं उनका आकार क्या होता है? 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक, 0.1 से लेकर के 0.2 mm तक, 0.5 से लेकर के 0.1 mm तक, या इनमें में से कोई नहीं। तो 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक। मृदा अपरदन में मिट्टी के कण जो साल्टेशन प्रक्रिया
के द्वारा ले जाए जाते हैं उनका आकार कितना होता है, तो 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक। सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स को द्वारा होता है। जैसे कि हम सरसों के तेल को जब हम पेराई के लिए ले जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि जो उसकी जो अपशिष्ट है, खरी है जो उसकी निकलती खली निकलती है, उससे उसके आंखों के पास ले जाने से आंखों से आंसू निकलते हैं। तो वह तीखापन जो होता है किसके लिए होता है, तो ग्लूकोसिनोलेट्स के द्वारा होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स के द्वारा होता है। मृदा विन्यास किसके द्वारा बदला जा सकता है, मृदा विन्यास जो है किसके द्वारा बदला जा सकता है, उर्वरकों का प्रयोग करके, खाद का प्रयोग करके, भू परिष्करण का प्रयोग करके, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। मृदा विन्यास अच्छा है क्या, तो मृदा विन्यास एक प्रकार का मृदा बनने की प्रक्रिया है। मृदा विन्यास क्या है, तो यह मृदा विन्यास मृदा बनने की प्रक्रिया है। मृदा बनने की प्रक्रिया। अब मृदा बनती कैसे है, तो विभिन्न प्रकार के खनिजों, चट्टानों, इनके टूटने फूटने से, अपरदन, अपक्षय, इन सबसे मृदा का निर्माण होता है। तो हम उर्वरकों का प्रयोग करके, ना ही खाद का प्रयोग करके या टिलेज के माध्यम से हम मृदा विन्यास को तो नहीं बदल सकते हैं। तो क्या प्रश्न है कि मृदा विन्यास किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। मृदा विन्यास है क्या, तो मृदा विन्यास मृदा के निर्माण की एक प्रक्रिया है। किससे बनती है, तो विभिन्न प्रकार के खनिजों, चट्टानों, इन सबसे इसका निर्माण होता है। लेग्यूम जड़ जो है ग्रंथियों वाले जीवाणु जिनकी वृद्धि धीमी होती है, किस जीवाणु कुल में शामिल किए गए हैं, तो ब्रेडीराइजोबियम कुल में शामिल किए गए हैं। गेहूं के गुणयुक्त ब्रेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है, तो ग्लूटेन। जो गेहूं होता है उसकी क्वालिटी ब्रेड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है, तो ग्लूटेन जिम्मेदार होता है, जिससे आपको खाने में ब्रेड स्वादिष्ट लगे। निम्नलिखित में से फास्फोरस की घुलनशीलता को कौन बढ़ाता है, स्यूडोमोनास जो है फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ा देता है। फास्फेट सोल्युबिलिटी कौन बढ़ाता है, तो स्यूडोमोनास जो है फास्फोरस की घुलनशीलता को मृदा में बढ़ा देता है। सीड वर्क बोर्ड आवश्यक है। सीड वर्क जो बोर्ड है किस लिए आवश्यक है, वायबिलिटी टेस्ट ऑफ सीड के लिए, बीज के अंकुरण के परीक्षण के लिए, बीज की शुद्धता के परीक्षण के लिए, ब्लेंडिंग ऑफ सीड के लिए। तो ब्लेंडिंग ऑफ सीड के लिए आवश्यक है। तो सीड वर्क बोर्ड आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, तो ब्लेंडिंग ऑफ सीड के लिए आवश्यक। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है मित्रों। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।